प्रिय विद्यार्थियों, मैं जगदीश प्रसाद बिलोनिया, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी डिपार्टमेंट, SNKP गवर्नमेंट पीजी महाविद्यालय नीमकतान। आज MA फाइनल के टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं तृतीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान। भाषा का इसके अंतर्गत अर्थ हम पता करेंगे, महत्व और उसकी महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं उनके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले हमें भाषा के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। भाषा का सीधा संबंध मनुष्य से है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है। समाज में रहने के कारण ही आपस में सर्वदा ही उसको विचार विनिमय करना पड़ता है। कभी कभी वह शब्दों या वाक्यों के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है, तो कभी कभी सिर हिलाने से ही काम चल जाता है। समाज के उच्च और शिक्षित वर्ग में लोगों को निमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र छपवाया जाता है। वहीं दूसरी ओर समाज का जो निम्न वर्ग है, गरीब और जो शोषित वर्ग है, जो अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो निमंत्रण पत्र नहीं छपवाकर उसकी जगह जैसे पीले चावल, सुपारी, इनसे ही वो निमंत्रित करता। यहां रेलवे गार्ड और रेल चालक का विचार विनिमय आपस में केवल झंडियों से ही हो जाता है। यानी वो झंडी दिखाते हैं आपस में एक दूसरे को, और उसी से उनकी जो भाषा है उस भाषा का विचार विनिमय उन दोनों के द्वारा कर लिया जाता है। यहाँ साहित्य में हम बिहारी से परिचित हैं, और बिहारी के जो नायक नायिका हैं वो भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। बिहारी का एक दोहा है कि यहाँ जिस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी ने ये बताया है कि नायक और नायिका यानी राधा और कृष्ण जो है वो दोनों कितना प्रेम कर रहे हैं, इसको वहां उन्होंने केवल नैनन ही सो बात यानी सारी जो संपूर्ण जो बात है उन दोनों ने आपस में अपने नेत्रों के माध्यम से ही कर ली है। और वो दोहा है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। अब इसका जो तात्पर्य है कि श्री कृष्ण की मुरली को राधा जी ने चुरा लिया है, और इस बात का पता श्री कृष्ण को है। श्री कृष्ण जब राधा जी से वह मुरली देने के लिए निवेदन करते हैं तो राधा जी अपनी गर्दन को हिलाकर, नकारात्मक रूप में हिलाकर, देखिए मुंह से वो बोल नहीं रहे हैं और गर्दन को यूं हिला करके वो मना कर रहे हैं, लेकिन उनके मुख मंडल पर थोड़ी हंसी व्याप्त है। इसका मतलब यानी वो हंस रही है, तो श्री कृष्ण ने ये भांप लिया है कि जरूर मेरी जो मुरली है वो राधा जी के द्वारा ही चुराई गई है। और जब वो मुरली देने के लिए कहते हैं, कहत नटत, राधा ने नकारात्मक रूप में अपना सिर हिला दिया कि नहीं, मेरे पास आपकी मुरली नहीं है। रिझत, जब वो राधा जी मना कर रही है, गर्दन को हिला रही है और हंस रही है, तो श्री कृष्ण उसके ऊपर रीझ गए हैं। खिजत, लेकिन जब वो देने के लिए मना करती है तो वो थोड़ी खीज भी प्रकट करते हैं उस पर। मिलत खिलत लजियात, लेकिन जब दोनों के ही नेत्र आपस में एक दूसरे के नेत्रों से मिलते हैं तो दोनों के ही जो मुखमंडल है वो प्रसन्नता से खिल जाते हैं। मिलत खिलत लजियात, और क्योंकि पुरुष और स्त्री में से स्त्री का जो गहना है वो क्या है, लज्जा, इसलिए राधा जी ने लज्जा स्वरूप श्री कृष्ण से आंख मिलाना बंद करते हुए अपनी गर्दन को नीचे की ओर झुका लिया, आंखों को नीचे की ओर झुका लिया
और भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। इस तरह से राधा जी है बहुत जोर से दौड़ लगाते हुए अपने महल में प्रविष्ट हो गई, और महल में जहाँ पर उनके जो सगे संबंधी घर परिवार वाले सारे लोग एकत्रित रूप में बैठे हुए थे, वहां जाकर वो खड़ी हो गई। अब श्री कृष्ण के सामने समस्या ये थी कि इतने लोगों के सामने वो राधा जी से अपनी उस मुरली को देने का निवेदन कैसे करें। तो भरे भवन में, यानी वहां लोगों का जमावड़ा बहुत ज्यादा है, और उसके अंतर्गत भी श्री कृष्ण और राधा ने अपने आंखों के इशारों के माध्यम से ही अपने जो बात थी मन की वो यहाँ पूरी करी। तो देखिए, भाषा के लिए जरूर नहीं है कि बोला ही जाए, मौन की भी अपनी एक भाषा होती है, पशु पक्षियों की भी अपनी एक भाषा होती है, और वो भाषा अपने आप में, यानी जैसे हम गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला करके उसका आस्वादन के बारे में यदि हम उससे पूछा जाए तो वह उसका आस्वादन शब्दों के माध्यम से न करते हुए हमें किसी इशारे के माध्यम से ही करेगा। तो यहाँ बिहारी के पात्र भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, और चोर जब चोरी करने के लिए जाया करते हैं तो एक दूसरे की बात यहाँ बोल करके नहीं करते, क्योंकि अगर वो बोल दें तो पकड़े जाने का डर है। इसलिए आपस में वो अपने हाथों का स्पर्श या शरीर का स्पर्श करके ही अपनी भाषा को व्यक्त करते हैं। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे, इसी तरह हाथ से संकेत करना, करतल ध्वनि करना, आंख टेढ़ी करना, आंख मारना या दबाना, खांसना, मुंह बिचकाना तथा गहरी सांस लेना, आंखें दिखाना, और आंखें दिखाने में क्रोध का भाव होता है कि अगर हम आंखों को दिखा करके किसी के सामने अपने भाव को प्रकट करेंगे तो उसमें क्रोध का भाव होगा। इस तरह अनेक प्रकार के साधनों से हमारे विचार विनिमय का काम चलता है, और यह मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, अपितु पशु पक्षी भी ऐसा करते हैं, अपनी एक भाषा बोलते हैं जिसे केवल वे ही समझ लेते हैं। वहीं गूंगे के लिए एक अपनी भाषा अवश्य होती है, वह हाव भाव प्रकट कर अपनी भाषा बतलाता है। अब यहाँ हम विचार करेंगे एक भाषा की परिभाषा पर कि भाषा हम किसको कह सकते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं, और जब हम सोचते हैं तो हमारे पास में विचार प्रकट होते हैं, और हम उन विचारों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। और भाषा उसे कहते हैं जो बोली और सुनी जाती है, और बोलना भी पशु पक्षियों का नहीं, गूंगे मनुष्यों का भी नहीं, केवल बोल सकने वाले मनुष्यों का। भाषा शब्द जो है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। और भाषा शब्द का प्रयोग सभी प्राणियों द्वारा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सभी साधनों के लिए किया जाता है, और व्यक्त वाणी या वर्णों में व्यक्त सार्थक वाणी ही क्या कहलाती, भाषा कहलाती है। आधुनिक काल में हिंदी में व्याकरणों तथा भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा की परिभाषाएं दी है। कोई कहता है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है, और दूसरे के विचार स्वयं स्पष्ट समझ भी सकता है। फिर किसी विद्वान ने कहा कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। फिर अगली जो परिभाषा दी है विद्वान ने कि भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अगली परिभाषा, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। अपने स्वर को विविध प्रकार से संयुक्त तथा विन्यस्त करने से उसके जो जो आकार होते हैं उनको संकेतों के सदृश व्यवहार करते हुए अपनी चिंताओं को तथा मनोभावों को जिस साधन से हम प्रकाशित करते हैं
उस साधन को भाषा कहते हैं। और हम अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए जिन सांकेतिक ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें भाषा कहते हैं। अब भाषा की अनगिनत परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई है, लेकिन भाषा के बारे में जो हम एक महत्वपूर्ण जो चीज कह सकते हैं वो ये है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और भाषा मानव उच्चारणों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं, लेखक या वक्ता के रूप में अपने अनुभवों एवं भावों आदि को व्यक्त करते हैं तथा अपने व्यक्तिगत और सामाजिक व्यक्तित्व विशिष्टता तथा अस्मिता के संबंध में जाने अनजाने जानकारी देते हैं। अब ये भाषा की इतनी सारी परिभाषाएं हुई। यहां हम अब भाषा के महत्व के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जब भाषा है तो भाषा का अपना महत्व है, हर भाषा का अपना महत्व जरूर होता है। भाषा अपने भाव विचारों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण साधन होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो सारा विश्व अपनी बात वक्तव्य नहीं रख पाएगा, जिससे एक दूसरे के मन की बात करना असंभव होगा। यानी कौन व्यक्ति किससे क्या कह रहा है और कौन व्यक्ति किसके कहे हुए को कैसे सुन रहा है। सब अपनी अपनी ढफली एवं अपना अपना राग अलापते रह जाएंगे और विश्व का विकास जहां का तहां रुक जाएगा। कौन किससे क्या कह रहा है, कौन किससे क्या सुन रहा है, सब अपनी धुन में व्यस्त होंगे। अगर ऐसा ही होगा तो दुनिया में सब कुछ ठहर सा जाएगा। इसलिए भाषा का अपना महत्व है। अगर भाषा है तो सब संभव है, यदि नहीं है तो सब असंभव है। इसलिए चाहे भाषा कोई भी हो, उसका अपनी जगह अपना महत्व है। अगर नहीं होगी तो सब महत्वहीन होगा। ये भाषा का बहुत ही महत्व है। और भाषा को समझने के लिए अब हम भाषा की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में विस्तार से समझते हैं, ताकि इनको जानने के बाद शायद हमें भाषा के महत्व की जानकारी भी प्राप्त हो जाए। जैसे भाषा की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं मानी गई है, वो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि भाषा सामाजिक वस्तु है। सबसे पहली जो विशेषता है कि भाषा जो है वो सामाजिक वस्तु है। अब भाषा जहां होगी वहां किसका होना जरूरी है? समाज का। और समाज एक व्यक्ति समाज नहीं होता। समाज हम किसको कहते हैं कि जहां एक से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में यहाँ एकत्रित रूप में रह रहे हों, उनकी अपनी एक भाषा, रहन सहन, बोली, पहनावा, परंपरा, रीति परंपरा, ये सब कुछ निश्चित हो, वो समाज है। यहाँ भाषा सामाजिक वस्तु है, यानी समाज में रहते हुए ही हम इसका अर्जन कर सकते हैं। जैसे माता पिता, बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहला उसका गुरु होता है उसकी माँ। माता और पिता उसको सबसे पहले बोलना सिखाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि उस बच्चे की भाषा भी वही हो, यानी बच्चा शुरू में तो वह भाषा सीख ले, लेकिन उसके बाद में जब वो बड़ा होगा तो बड़ा होने के बाद में वो किसी अलग भाषा को भी सीख सकता है। मान लीजिए माता हिंदी की जानकार है और पिता अंग्रेजी का जानकार है, तो बच्चा हो सकता है कि फ्रेंच का जानकार हो जाए, फ्रेंच भाषा को पढ़ ले, सीख ले उसके बारे में। अब यहाँ भाषा जो है, दूसरी विशेषता है कि भाषा परिवर्तनशील है। भाषा कभी भी स्थायी रूप में एक जैसी नहीं रहती। समय समय के अनुसार परिस्थितियों के अनुसार उस भाषा में परिवर्तन भी होता रहता है। क्योंकि भाषा में परिवर्तन किस तरह से होता है, इसका मैं आप लोगों को 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। कि सबसे पहले हिंदी का एक शब्द है मेघ। अब मेघ से कौन सा शब्द बना है? मेह। मेघ से मेह शब्द बना है। शुद्ध हिंदी का जो शब्द है दधी, हम दही को कहते हैं, तो दधी से दही बना है। और दुग्ध, शुद्ध हिंदी का शब्द है दुग्ध, और उस दुग्ध का जो शब्द अर्थ है वो क्या है? दूध। तो दूध से दूध बना है।
भाषा परिवर्तनशील है, इसलिए हम ऐसा भी मानते हैं, ऐसा भी कहते हैं कि 4 कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर पानी बदल जाता है और 8 कोस पर वाणी। तो ये बात बिल्कुल यहां सटीक बैठती है कि भाषा परिवर्तनशील होती है। तीसरी जो इसकी विशेषता है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। कि अगर कोई ये कहे भाषा के बारे में कि ये जो भाषा है ये मेरी पैतृक संपत्ति है, तो ये उसकी बात बिल्कुल निराधार है, क्योंकि भाषा किसी की पैतृक संपत्ति नहीं होती, क्योंकि माता पिता की अलग भाषा होती है। और हो सकता है कि बच्चा और जो बच्ची है जब वो बड़ा हो तो उसकी भाषा कुछ और ही हो, अलग ही हो। यहां भाषा, चौथी विशेषता है इसकी कि भाषा परंपरागत वस्तु है। परंपरागत यानी जैसे हिंदी, ब्रज, अवधी, गुजराती, जर्मन और फ्रेंच, यानी जिस समाज में जिस भाषा को सीखने की परंपरा चल रही है वो उसी भाषा को सीखेगा। जैसे आदिवासी समाज है तो आदिवासी समाज की अपनी एक भाषा है। अब यदि हम इस तरह से अलग अलग जाति और जो कार्य के आधार पर यदि हम भाषाओं को बांटने लगे तो ये बहुत सारी भाषा हो जाएगी। यदि लुहार की भाषा अलग है, सुनार की भाषा अलग है, ये काम करने वाले हैं और इस भाषा को हम इस तरह से नहीं बांट सकते। यानी लैंग्वेज, भाषा, तो हिंदी, अरबी, उर्दू, फारसी, ब्रज, भोजपुरी, गुजराती, ये जो है वो भाषा मानी जाती है। यहां पांचवी जो विशेषता है वो है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा का अर्जन किया जाता है, भाषा अर्जित की जाती है, अर्थात भाषा सीखी जाती है। सीखने से वो भाषा आती है और उसका अर्जन होता है, इसलिए हम भाषा के बारे में कह सकते हैं कि भाषा अर्जित संपत्ति मानी गई है। छठी जो विशेषता है कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। घर में माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, चाचा है, चाची है, दादा है, दादी है, ये इनसे वो बच्चा सीखता और इनसे वो भाषा सीख रहा है। और जब वो थोड़ा थोड़ा बोलने लग जाता है तो इसके पश्चात उसका सीधा सामना अपने प्रथम गुरु से होता है, अर्थात वो प्रथम गुरु कौन होता है? शिक्षक। वैसे तो प्रथम गुरु माँ को माना गया है, माँ उसे भाषा सिखाती है, बोलना सिखाती है, लेकिन जब वो किसी पाठशाला और विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है तो वहां उसका गुरु, भाषा का जो गुरु होता है वो कौन होता है? शिक्षक। यहां अनुकरण से वो बच्चा सीखता, यानी जैसा वो भाषा का अनुकरण करते हुए लोगों को देखता है, बोलते हुए जैसे वो सुनता है, उसी के अनुरूप वो उसका अनुकरण करना आरंभ करता। अब सातवीं जो विशेषता है कि भाषा का जो प्रवाह है वो नैसर्गिक है और अविच्छिन्न है, यानी भाषा बहता नीर है। भाषा बहता नीर है, भाषा नदी की तरह अविरल अविच्छिन्न धारा की तरह आगे की ओर अपने प्रबल प्रवाह के साथ में यहाँ बहती है। और बहता पानी निर्मला, यानी अगर नदी का पानी बह रहा है तो बहते हुए पानी में क्या रहेगी? स्वच्छता रहेगी। और यदि उसी नदी का पानी ठहर जाए तो उस पानी में क्या हो जाती है? गंदगी जमा हो जाती है, कीचड़ जमा हो जाता है, जिसके कारण वो पानी क्या हो जाता है? मैला हो जाता है। तो भाषा भी यहाँ क्या है? एक नदी के निर्मल और स्वच्छ नीर की तरह है कि भाषा अगर प्रचलन में रहती है, चलन में रहती है, तो उस भाषा का क्या होता है? विकास होता है। आठवीं जो विशेषता है कि भाषा मानव जीवन से पोषित होती है। पशु, पक्षी, तोता, मैना, ये जो है वो इनको भाषा कौन सिखाता? मनुष्य। और मानव जीवन से वो पोषित हो रही है, यानी पशु, पक्षी और पक्षी, मान लीजिए तोता है और घर में लोग तोता पालते हैं, पिंजरे में उसको रखते हैं और घर के मुख्य द्वार पर उसको पिंजरे को रख देते हैं। दाना पानी और वो सारा चुगा वगैरह उसका उसमें रख दिया जाता है कि आगंतुक जो भी मेहमान हमारे घर के सामने आ रहा है, दरवाजे पर आकर खड़ा हो रहा है, उसको देखकर तुम्हें सबसे पहले क्या बोल रहा है? तो वो तोता रटाया हुआ तोता है और वो क्या बोलता है? आइए श्रीमान जी, आपका स्वागत है। उस तोते को कौन सिखा रहा है? मनुष्य सिखा रहा है। नौवीं विशेषता है कि भाषा भाव संप्रेषण का सर्वश्रेष्ठ साधन है।
भाव संप्रेषण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। भाषा किससे निर्धारित होती है? भाव भंगिमाओं से। कि हम जैसी भाव भंगिमा को धारण करेंगे, अगर हम आंखें दिखाएंगे तो इसका मतलब हम क्रोध की भाव भंगिमा को प्रकट कर रहे हैं। 10वीं विशेषता है कि भाषा अपने में पूर्ण होती है। जैसे मिशनरियों की भाषा होती है, आदिवासियों की अपनी एक भाषा होती है, वन्य जातियों की अपनी एक भाषा होती है। तो भाषा अपने आप में पूर्ण होती है और भाषा का आकार स्वतंत्र होता है। जैसे संस्कृत में 3 लिंग माने गए हैं और हिंदी में 2 ही लिंग हैं। यहां 2 लिंग हैं, 2 वचन हैं और 3 काल है। ये किसमें है? हिंदी भाषा में। और भूतकाल के 6 भेद माने गए हैं। हिंदी में भूतकाल के 6 भेद माने गए हैं, लेकिन वहीं रूसी भाषा में कितने भेद माने गए हैं? केवल मात्र 2। और अगली जो विशेषता है कि भाषा का आकार, भाषा की एक भौगोलिक सीमा जरूर होती है कि बोली, भाषा, विभाषा, इनमें पर्याप्त अंतर होता है। एक भौगोलिक सीमा के अनुसार ये सब परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। तो भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा जरूर होगी। दूसरे प्रांत में या दूसरे राज्य में जाने के बाद में उस भाषा में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। अगली जो विशेषता है कि भाषा जटिलता से सरलता की ओर उन्मुख होती है। भाषा सबसे पहले क्या रहेगी? जटिल रूप में रहेगी और जटिल रूप से फिर उसके द्वारा कौन सा रूप धारण किया जाएगा? सरल रूप। जैसे हिंदी का एक शब्द है स्वर्णकार। स्वर्णकार का मतलब होता है सीधा सा सामान्य सा अर्थ है सुना। तो जटिल रूप से किस रूप में आ रही है? सरल रूप में आ रही है। अगली जो 14वीं विशेषता है कि भाषा मुख्यतः उच्चरित साधन है, गौणतः लिखित साधन। यानी उच्चरित जो साधन है वही शक्ति संपन्न है। हमारे मुंह से जो शब्द उच्चारित हो रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। यानी लिखित अलग होता है। कोई बोलता कैसे है, लिखता कैसे है, कोई लिखता कैसे है, बोलता कैसे है। तो उच्चारण विशेष का उसमें फर्क है, लिखने विशेष का उसमें फर्क है। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है, क्योंकि भाषा की अगली जो विशेषता है कि भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता, इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है। इसमें बदलाव आते रहते हैं। भाषा के जो शब्द हैं वो बदलते रहते हैं। अब प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। अगली जो विशेषता है कि प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा जरूर होगी और वो ऐतिहासिक सीमा में रहकर यानी काल उसका विभाजन जरूर होगा। जैसे पाली से प्राकृत